नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के सीट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था और एक वीडियो भी आपको डाला था, जो कि मेंस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन का पहला वीडियो था। उस पहले वीडियो में हमने पेपर 1 के पार्ट 1 यानी कि हिस्ट्री के जो यूनिट 1 है, पार्ट 1 के यूनिट 1 को हमने डिस्कस किया था। और यूनिट 1 में जो भी क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड, यानी कि 10 3 मार्कर, 5 5 मार्कर और एक 11 मार्कर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट। और उससे पहले मैं आपको एक बार और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि कल जिसने वीडियो नहीं देखी होगी वो इंफॉर्मेशन से चूक गए होंगे, तो उनको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा सारांश आईसीएस का ऐप आ चुका है। सारांश आईसीएस का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहली चीज मिलेगी आपको फ्री नोट्स। क्या मिलेगी? पहली चीज मिलेगी आपको फ्री नोट्स। आपको फ्री नोट्स मिलेंगे कुछ, जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप जो है वहां पे पढ़ भी सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज हमने क्या लॉन्च की है? हमने लॉन्च की है प्री की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसे हमने क्या नाम दिया है? विजयी भवा नाम दिया है। तो विजयी भवा नाम से टेस्ट सीरीज जो है हमारी प्रीलिम्स की आ चुकी है। अभी उसका होली ऑफर भी चल रहा है, आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। 21 तारीख से उस पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर उसके बाद आगे जो शेड्यूल है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रीलिम्स की सारी जो है टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट टोटल जो है आपको मिलेंगे, वो भी सबसे कम प्राइस में। कितनी प्राइस? बहुत ही कम प्राइस है भैया। 199 रुपीज में आपको क्या मिलेगी भैया? पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है। उसमें 50 टेस्ट हैं। अच्छा, उसमें लीडर बोर्ड भी रहेगा, जिससे आप लोग दूसरे लोगों से कंपटीशन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कैसी प्रिपरेशन आपकी है। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है भैया यहाँ पे? तो मेंस हुआ था, देखो 2020 में 21 में हमने क्या किया था? मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई थी। और मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई थी तो उस टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन के आंसर्स होते थे वो हम खुद हाथ से लिखकर आपको जो है मॉडल आंसर्स देते थे। अब वो मॉडल आंसर्स जो है टोटल है 75। अब 75 मॉडल आंसर्स जो कि मॉडल टेस्ट पेपर के हैं, उनके मॉडल्स आंसर्स में से कुछ डेमो के रूप में आपको ऐप में मिल जाएंगे। जैसे कि 8 जो है आपके लिए फ्री है, 8 डेमो मॉडल आंसर आपके लिए फ्री है। बट अगर आपको पूरे के पूरे 75 मॉडल आंसर चाहिए तो सबसे कम प्राइस, सबसे लोएस्ट प्राइस जो कितनी है? केवल और केवल 49 रुपीज। इस 49 रुपीज में आप क्या कर सकते हो? सारांश आईसीएस के ऐप पर जाकर ये मेंस की जो आंसर राइटिंग की स्पेशल सीरीज थी उसके मॉडल आंसर्स खरीद सकते हो और आपको पूरे के पूरे 75 मॉडल आंसर्स जो है मिल जाएंगे। चलिए, उन्हीं में से एक मॉडल आंसर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस मॉडल आंसर में आप पेपर सेकंड के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और इस पार्ट 2 के अंतर्गत आप जो है डिस्कस करोगे हेल्थ रिलेटेड चीजों के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये प्रोग्राम जो था वो 75 डेज चला था। 6 पेपर इसमें कवर हुए थे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती थी टॉपिक वाइज और डेली मॉडल आंसर दिए जाते थे। इसमें स्किल राइटिंग स्किल डेवलपमेंट सेशन भी हुए थे काफी सारे, जिसमें हमने चित्रकारी करना, कैसे आंसर्स लिखना है, नए आंसर्स को कैसे डील करना है, पुराने आंसर्स को कैसे लिखना है, 3 मार्कर्स में कैसे आपको 3 में से 3 मिलना चाहिए, 5 में से 3 नंबर या 3.5 नंबर कैसे मिलना चाहिए, ये सब चीजें बताई थी। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन पेपर बताना चाहूंगा और क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा है भैया। क्वेश्चन पेपर क्या है? क्वेश्चन पेपर में 3 मार्कर दे रखे हैं। कितने 3 मार्कर दे रखे हैं यहाँ पे देखोगे आप तो 10 3 मार्कर आपको मिल जाएंगे।
10 जो है 3 मार्कर आपको मिल जाएंगे, और 10 3 मार्कर आपको पता है भैया आप कैसी लाइन दे रखी है, या तो 10 शब्दों में या एक लाइन में या फिर 3 लाइन में आप 3 फैक्ट लिखिए। इस टाइप से क्या करते हैं भैया, आपको उत्तर लिखने होते हैं। पहले क्वेश्चन है आरटीपीसीआर, फिर है प्रोजेक्ट शक्तिमान, फिर है एनीमिया, फिर है पूरक पोषण, फिर है बर्ड फ्लू, फिर है WHO, और फिर उसके बाद एड्स है और संक्रामक बीमारी, और भी अगले 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के बारे में ना देखते हुए हम सीधे कहां पर आ जाते हैं, मॉडल आंसर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे दोबारा से ये लिखे हुए मिल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है 3 मार्कर, वो कौन सा है भैया, देख रहे हो आप लोग, इसका नाम है RT-PCR टेस्ट। कोरोना काल चल रहा था, आप सब लोगों को पता है कोरोना का काल चला, ठीक है, अभी भी चल रहा है कोरोना, अभी भी जारी है, ठीक है। तो अब जो कोरोना था, कोरोना किसी व्यक्ति को हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे भैया, इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट 2 टाइप के हुआ करते थे, एक होते थे रैपिड टेस्ट जो आप लोग जानते हो, एक होते थे RT-PCR टेस्ट। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी दे देता हूं मैं। देखो, अब रैपिड टेस्ट जो था ना, वो हाल साल जानकारी ले देता था, इसके बारे में आपको जो है आगे बताऊंगा। अब पहले जान लीजिए RT-PCR टेस्ट। देखो होता क्या है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या मौजूद है, आप लोगों को पता ही है भैया, क्या मौजूद है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, उसमें RNA मौजूद है। अब जो RNA है, इससे हमको पता लगाना है भैया कि ये जो है हमारे शरीर में एंटर हो गया है कि नहीं हो गया है। तो देखो पहले क्या होता था, एक रिएक्शन वाला टेस्ट होता था जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी, उसके जरिए कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया में जिसमें DNA होता था अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, उसको पता लगाकर हम पता लगाते थे कि इस व्यक्ति में ये संक्रमण है कि नहीं है। बट अब आपको क्या पता है भैया, आपको पता है कि कोरोना जो है उसमें क्या है, RNA है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, बट हमें टेस्ट करने के लिए चाहिए क्या, हमको चाहिए DNA। अब कोरोना में तो DNA है नहीं, तो एक प्रोसेस का नाम आपने सुना होगा साइंस में, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, इस प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज करके हम RNA को जो है किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये प्रोसेस सबसे पहले अपनाई अपन ने, और कोरोना के भीतर जो RNA हो उसको काय में कन्वर्ट करना, अपने DNA में कन्वर्ट किया, और DNA में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो PCR तकनीक है यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक है, इसका यूज कर लेंगे और पता चल जाएगा कि भैया ये जो व्यक्ति है इसके भीतर कोरोना संक्रमण है या नहीं है। तो ये कहलाती है RT-PCR टेस्ट। अच्छा, इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या लिख सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सही यही रहेगा कि आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखो। हालांकि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी इसका कहीं कहीं मिलता है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी लिखो। अच्छा, ये क्या है, तो आपको दूसरे नंबर देखो, आपको इस टाइप के जो एब्रीविएशन वाले आते हैं ना, एब्रीविएशन वाले,
एब्रीविएशन वाले अगर 3 मार्कर आते हैं उनमें कैसे डील करना है ये बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले अगर कोई भी एब्रीविएशन आ जाए यानी कि शॉर्ट फॉर्म आ जाए, जैसे RT-PCR आया है, तो अब अगर RT-PCR आता है तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है उसका पूरा नाम लिखने का। जैसे WTO आ जाए, WHO आ जाए, तो सबसे पहले उसका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। आप ये मतलब हो कि स्थापना कब हुई थी, क्या होता है, नहीं, आपको सबसे पहले क्या लिखना जरूरी है, आपको सबसे पहले लिखना जरूरी है उसका पूरा नाम। तो सबसे पहली लाइन में पूरा नाम लिखा, उसके बाद आपका दूसरा लाइन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो दूसरी लाइन होनी चाहिए सिंपल इंट्रोडक्शन। जैसे इसमें सिंपल इंट्रोडक्शन क्या दे रखा है, कोरोना से संबंधित एक टेस्ट है, क्या लगाने हेतु, तो ये वायरस का पता लगाने हेतु होता है। अच्छा, ये क्या होता है, आरएनए आधारित विश्लेषण से कोरोना वायरस की पुष्टि करता है। मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है भैया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या करते हो, आरएनए को जो है डीएनए में कन्वर्ट कर देते हो। आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देते हो आप लोग, इसको कन्वर्ट कर देते हो डीएनए में। और जब डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद तो आपको पीसीआर तकनीक के द्वारा पता ही चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये संक्रमित है कि नहीं है ना। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, और अगला है प्रोजेक्ट शक्तिमान। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सारांश आईसीएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा ताकि उसमें आपको सारे के सारे जो टेस्ट पेपर हैं या फिर जो आपको नोट्स हैं वो फ्री मिल जाए। या फिर थोड़ा सा प्राइस तो लगती है, देखो मेहनत कर रहे हैं हम लोग तो प्राइस तो ले सकते हैं। चलिए अगला है प्रोजेक्ट शक्तिमान। प्रोजेक्ट शक्तिमान जो है, देखो कोई भी अगर प्रोजेक्ट या फिर योजना आ जाए आपके पेपर में, ऐसा होता है सामान्यतः कि आपको कोई भी योजना या कोई भी प्रोजेक्ट हमेशा पूछ लेते हैं। तो अब इस संदर्भ में आपको क्या कैसे डील करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसकी प्रारंभिक तिथि लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेन चीज होती है कि कोई भी योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये लिखने से फायदा क्या होता है कि आपको पता चल जाता है भैया सामने वाले को कि ये इंफॉर्मेशन जो है इसको पता है, इसकी बेसिक जानकारी है, ठीक है भैया। अब उसके बाद दूसरी चीज आपको उद्देश्य, देखो उद्देश्य जो है वो छिपा होता है किसी भी योजना के नाम के भीतर ही, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उद्देश्य छिपा नहीं होता है। जैसे मान लो इसमें प्रोजेक्ट शक्तिमान नाम दे रखा है। अब प्रोजेक्ट शक्तिमान में शक्तिमान क्या होता है, शक्तिशाली होता है। अब शक्तिशाली अगर होता है तो मुझे बताओ, शक्तिशाली जो व्यक्ति है क्या वो कुपोषित होगा, क्या वो कुपोषित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल अगर कुपोषित नहीं होगा तो अब मुझे बताओ कि भैया इसको प्रोजेक्ट शक्तिमान का लक्ष्य क्या है। प्रोजेक्ट शक्तिमान का लक्ष्य है कि आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में माता और बाल कुपोषण को दूर करना। क्यों दूर करना, क्योंकि उनको शक्तिशाली बनाना है, बिल्कुल शक्तिमान जैसे शक्तिशाली बनाना है, इसलिए ऐसा उद्देश्य रख सकते हैं। अच्छा, तीसरा, आपको अगर कोई पॉइंट नहीं मिलता है तो आप लिख सकते हो केंद्र सरकार की योजना है, आप लिख सकते हो राज्य सरकार की योजना है, या मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अच्छा, इसकी जगह अगर आपको पॉइंट चेंज करना हो तो आप कौन सा पॉइंट अच्छा डाल सकते हो, विशेष तथ्य करके डाल सकते हो। विशेष तथ्य में अगर आपको कोई आंकड़ा पता हो कि भैया इस समय इतना इतना इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है इस अभियान ने, और इस लक्ष्य को अगर आपने लिख दिया है तो आपका जो आंसर है वो परिपक्व लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा, परिपक्व लगने लगेगा। चलिए ये हो गया सेकंड। अब देखते हैं तीसरा, ये है एनीमिया। एनीमिया के बारे में देखेंगे तो भैया आपको पता ही है एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक ऐसा रोग होता है जो कि रक्त में लौह तत्व की अपर्याप्तता के कारण होता है। तो देखो, अब कोई भी अगर रोग अगर आपसे पूछें तो आपको क्या करना है, पहले उसका सिंपल इंट्रोडक्शन देना है। मान लीजिए आपसे कोई ऐसा रोग पूछ लिया जो कि कवक से होता है, ठीक है। जैसे खुजली एक रोग है जो कि कवक से होता है ना। गंजापन एक रोग है जो कि कवक की वजह से होता है। तो अब ऐसे जो रोग होते हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव से होते हैं,
तो उन सूक्ष्मजीव के जो रोग हैं या फिर कोई भी अदर रोग है, उनके संबंध में आपको पहली लाइन में क्या लिखना चाहिए, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे मान लो आप गंजापन लिखने को आ जाए, अब गंजापन अगर लिखने को आए तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कवक जनित रोग है। क्या है, कवक जनित रोग है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, इसमें क्या होते हैं लक्षण, लक्षण क्या होते हैं, इसमें आपके जो बाल है वो टूटने या झड़ने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, उसका इलाज। इलाज क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर मेडिसिन देगा, एंटी बैक्टीरियाज देगा, एंटी बैक्टीरियल जो जो भी दवाइयां रहती हैं वो देगा, और आपको जो है इससे छुटकारा मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर एनीमिया आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे रक्त में लौह तत्व की अपर्याप्तता से होने वाला रोग है। दूसरा, अगर आपको पता है भैया इसके लक्षण, क्योंकि आपको लक्षण सामान्यतः पता होते हैं और आप इसमें से एक लक्षण जो है लिख सकते हो, कोई भी लक्षण क्या होता है, खून की कमी आ जाती है, सिर दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं भैया, एनीमिया के लक्षण हो जाते हैं। अच्छा, इसके उपचार के लिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में आप कुपोषण का आंकड़ा इतना ज्यादा देखते हो कि मध्य प्रदेश को जो है क्या बोल दिया जाता है, भारत का इथियोपिया बोल दिया जाता है। इसलिए एनीमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों को या फिर भयावह जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास करती है। तो राज्य सरकार जो है देखो आंगनबाड़ी में फोलिक एसिड की गोलियां बांटती है, विटामिन ए के लिए देती है और आयरन की गोलियां बांटती है, तो आंगनबाड़ी में आपको मिलती है। अच्छा, इसका प्रभाव किस पे अधिक पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है मातृ मृत्यु दर पर। क्या होता है, महिलाएं जो है उनमें ज्यादा एनीमिया देखा जाता है, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा जनरली कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त जो है वो कम होता है। अब जब आधा लीटर रक्त कम होता है उसकी वजह से क्या होता है, अगर उनमें एनीमिया हो जाए तो और ज्यादा रक्त की कमी आ जाएगी, और ज्यादा रक्त की अगर कमी आ जाती है तो इससे क्या होता है, माता जब वो माता बनती हैं तो उनमें रक्त जो है बहुत ज्यादा बहने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए क्या कहते हैं भैया कि फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां खाओ, जिसमें खून की कमी है वो खून की कमी को दूर भगाओ और आगे जो है शक्तिमान बन जाओ। चलिए अगली योजना देखते हैं भैया, अगली जो 3 मार्कर है वो देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए 3 मार्कर देखते हैं। अगला 3 मार्कर है पूरक पोषण। चलिए पूरक पोषण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 3 नंबर में पूरक पोषण लिखो, तो अब पूरक पोषण में आपको जो है एक पूरी प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी प्रॉपर डेफिनेशन ही लिखना पड़ती है और इनके बिना जो है ये अधूरे होते हैं। तो अगर आपने डेफिनेशन लिखी है आपको नंबर मिल जाएंगे एक। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने किसी की डेफिनेशन लिख दी यानी कि परिभाषा लिख दी, और परिभाषा लिखने के बाद अगर आपको एग्जाम्पल पता है या उस परिभाषा से संबंधित कोई एग्जाम्पल है और आप वो एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा भैया कि आपका जो परिभाषा है वो अधूरी रह गई। तो इस परिभाषा को अधूरी नहीं रहने देना है। सबसे पहले पूरक पोषण की परिभाषा जो है आपको लिख के दी गई है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो उन आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं जिनकी प्राप्ति सामान्य खाद्य पदार्थों से नहीं हो पाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, पूरक पोषण तत्व यानी कि पूरक पोषण पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां हो गई, मल्टीविटामिन की टेबलेट हो गई, ये सारी क्या है भैया, पूरक पोषण के जो है आप देखोगे तो तत्व हैं या फिर पदार्थ हैं। अब अगला जो है आपको 3 मार्कर वो है बर्ड फ्लू। अच्छा, बर्ड फ्लू के बारे में भी पहला पॉइंट क्या लिखोगे, देखो सिंपल इंट्रोडक्शन। कोई भी बीमारी में सिंपल इंट्रोडक्शन। आपने देखा भैया पक्षियों में विषाणु जनित रोग है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हो, H5N1 की वजह से ये होता है
है ना। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ही है, क्या लिखना है भैया, लक्षण लिखना है, वही बुखार, शरीर में दर्द होता है, पेट संबंधी समस्या हो सकती है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, उसका बचाव, या फिर यहाँ पर इस शब्द की जगह पे आप उपचार यूज कर सकते हो, तो उपचार शब्द यूज कर लो, बचाव शब्द यूज कर लो, ये सब चीज यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें पोल्ट्री उत्पादों का कम प्रयोग करना, डॉक्टर की सलाह लेना, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके उपचार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया भैया कि आप किसी भी बीमारी को, किसी भी परिभाषा वाले शब्द को, या किसी भी योजना को किस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 3 मार्कर की ओर। अगला 3 मार्कर कहाँ है, अगला 3 मार्कर नीचे है। चलिए तो अगले 3 मार्कर की ओर बढ़ते हैं, और अगला 3 मार्कर है WHO। देखो आ गया ना एब्रीविएशन, एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म। जब भी कोई एब्रीविएशन आता है तो मैंने आपको एक चीज अच्छे से बता दी है कि आपको सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या लिखना है, वो लिखना है उसका फुल फॉर्म। देखो यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, किसी किसी का ये भी डाउट रहता है कि भैया हम इसको देवनागरी लिपि में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। तो देखो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। जब मैंने मेंस लिखा था, और मेंस के बाद इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन जो है चल रही है, और अच्छे से करते हैं। देखो तो मेंस जब लिखा था तो मैंने क्या ध्यान दिया था, मैंने ध्यान दिया था सामने वाले जो चेकर होता है ना, चेकर चेकर जो होता है ना, उसकी कंफर्ट पे ध्यान दिया था मैंने। किस पे ध्यान दिया था, कंफर्ट पे। मान लीजिए मैं एक चेकर हूं, और या फिर आप एक चेकर हैं, आपको मैंने कॉपी दे दी मेरी चेक करने को, और आपने जो है बचपन से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है इंग्लिश में ही फुल फॉर्म पढ़ा है। हिंदी में मीडियम में थे तब भी आपने उसी से पढ़ा है, और इंग्लिश मीडियम में थे तब भी उससे ही पढ़ा है। तो आप किस में कंफर्टेबल है पढ़ने में, आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं WHO को इंग्लिश में पढ़ने में। हिंदी में पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कंफर्टेबल किस में हो, आप कंफर्टेबल इंग्लिश में हो। तो आपको अगर लगता है कि चेकर जो है इस शब्द को पढ़ने के लिए इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेगा, तो इस शब्द को आप इंग्लिश में बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपके कोई भी नंबर नहीं कटते हैं, बल्कि उसको तो फायदा होता है भैया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से इंग्लिश में पढ़ लिया उसने। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है हिंदी में, हालांकि हमने लिखा यहाँ पे देवनागरी में है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और बाकी अगर आप देवनागरी लिपि में लिखना चाहो तो बिल्कुल आपका स्वागत है यहाँ पे। अगला पॉइंट आपको लिखना है तो वो लिखोगे स्थापना। अच्छा, स्थापना कब हुई थी इसकी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके सदस्य कितने हैं, 194 हैं। और ये किसकी संस्था है, UN की संस्था है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। और आपको पता भी है कोरोना काल में बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी। चलिए अगला जो है एड्स है। एड्स भी एक प्रकार की बीमारी है। देखो शॉर्ट नेम भी आ गया है, तो अगर शॉर्ट नेम आता है, एब्रीविएशन का क्वेश्चन आता है, तो पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट आपका होना चाहिए पूर्ण रूप या फिर पूरा नाम। दूसरा पॉइंट वही आपको मैंने बताया था, एक सिंपल उसका इंट्रोडक्शन टाइप का होना चाहिए। ये एक संक्रामक रोग है जो कि किससे होता है, HIV वायरस से होता है। अच्छा, इसके लिए परीक्षण क्या होता है, तो इसके लिए आपको पता है एलिसा टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद इसके लक्षण देख सकते हो, तो लक्षण में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भैया इसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ना। और इसके इलाज के लिए जो है अभी प्रयास चल रहे हैं, खोज चल रही है कि इलाज हो पाए। हालांकि इलाज जो है कठिन रहता है, इसका बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी होती है, तो इसलिए भैया बच के रहें इससे। एड्स जो है इसके बचाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला पॉइंट जो 3 मार्कर है आपके सामने, वो है संक्रामक रोग। कौन सा 3 मार्कर है भैया, संक्रामक रोग 3 मार्कर है। और आप देखेंगे कि संक्रामक रोग की भी आपको क्या लिखनी पड़ेगी, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। बिना परिभाषा के आप संक्रामक रोग को कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो संक्रामक रोग की आपको क्या लिखनी पड़ेगी, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। और परिभाषा है ऐसी बीमारी जो रोग वाहकों आदि के माध्यम से होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संक्रामक बीमारियां बोलते हैं। संक्रामक बीमारियां यानी कि वो बीमारियां जो कि संक्रमित होती हैं। संक्रमित मतलब होता है फैलना, फ्लेमेबल, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं।
इनको बोलते हैं संक्रामक बीमारियां। अब देखो उदाहरण के रूप में इसको लिखना ही पड़ेगा, मैंने आपको बताया जब भी परिभाषा लिखो, अगर आपने उदाहरण लिख लिया आपको 3 में से 3 नंबर देने के लिए जो है सामने वाला बाध्य हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 नंबर लायक लिख दिया है। अगला है आपका सर्व शिक्षा अभियान। देखो फिर से एक क्या आ गई है, योजना आ गई है। और अगर योजना आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसका प्रारंभ या फिर शुरुआत लिखनी चाहिए। और अगर आप शुरुआत लिखते हो तो ये उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद उसका उद्देश्य लिखना चाहिए, और उद्देश्य क्या था सर्व शिक्षा अभियान का, वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना। प्रावधान क्या है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है सबको शिक्षा दी जाएगी जो 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं। वो भी कैसी दी जाएगी, निःशुल्क और अनिवार्य दी जाएगी। चलिए लास्ट 3 मार्कर आपका है, लास्ट 3 मार्कर जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है भैया, वो है मातृ मृत्यु दर। देखो पहले क्या था, 2019 का जब मेंस था तो 2019 के मेंस में जन्म मृत्यु समंक नाम से जो है एक चैप्टर दिया होता था। तो वहां से क्वेश्चन फेवरेट यही होते थे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर या फिर प्रजनन दर, ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे है मातृ मृत्यु दर। प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को क्या कहते हैं, हम कहते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक है, और ये कब होती हैं, 2 तरीके से हो सकती हैं, या तो वो प्रसव के दौरान ही मर जाए, प्रसव के दौरान यानी कि बच्चा पैदा करते टाइम पे ही मर जाए, या फिर प्रसव के पश्चात किसी कारणों से मर जाए। तो यदि कोई महिला प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद किसी ना किसी कारण से मर जाती है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, तो उसे क्या बोला जाएगा, मातृ मृत्यु दर बोला जाएगा। और इसमें वर्तमान का जो आंकड़ा होता है वो आपको याद जरूर होना चाहिए। आपको कुछ आंकड़े जो है स्वास्थ्य से संबंधित जरूर याद होने चाहिए। और आपको पता है भैया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th रिपोर्ट है वो आ चुकी है, तो उसमें मध्य प्रदेश के भी आंकड़े आपको मिल जाएंगे, भारत के भी आंकड़े मिल जाएंगे। इसमें एक ज्यादा चर्चा में भी रही है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है ना, और संख्या कितनी अधिक हो गई है ये भी पता करना है, कुछ राज्यों में कम भी हुई है ये भी पता करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये 3 मार्कर में आप यूज कर सकते हो। 3 मार्कर के अलावा आप 5 मार्कर में यूज कर सकते हो। तो आप अगर सोचते हो कि भैया आप करंट से अपडेटेड होके क्या कर लोगे, तो आप सेकंड पेपर में उसका भरपूर यूज कर सकते हो। सेकंड पेपर में पॉलिटी वाले पार्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहीं सेकंड पार्ट जो कि स्वास्थ्य से शिक्षा से रिलेटेड होता है उसमें भी यही चीजें पूछी जाती हैं। और करंट अफेयर ऐड करना कोई गुनाह नहीं होता है, इससे अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला आपको आप 5 मार्कर देखने को मिलेंगे, और 5 मार्कर में सबसे पहला जो है वो है मध्य प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी सेवा कार्यक्रम। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे डिजाइन करना है अपन को। देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको 5 मार्कर में एक चीज बता देता हूं लिखने की ट्रिक में। क्या बता देता हूं आपको, ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है कि कभी भी कोई 5 मार्कर आता है तो 5 मार्कर में क्या आता है, एक तो होता है उसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब किससे संबंधित, तो ये है मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी। किससे संबंधित, मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी। तो दूसरी चीज इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें प्रश्न का आधार होता है। तो आपको अगर इंट्रोडक्शन नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, 2 पार्ट में प्रश्न को डिवाइड कर लीजिए। एक तो आपसे पूछा क्या गया है और किसके आधार पर पूछा गया है या फिर किसके बारे में पूछा गया है, तो ये कहलाता है बेस, क्वेश्चन का बेस कहलाता है। और जब क्वेश्चन का बेस आपको पता चलता है तो आप इंट्रोडक्शन आसानी से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है मातृत्व स्वास्थ्य, और प्रश्न ये क्या है, बेस है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपको, बेस है, ये क्या है आपका
बेस है। और सेवा कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए, संबंधी सेवा कार्यक्रम, कार्यक्रम जो है कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए, ये क्या है, ये है प्रश्न। ठीक है, तो ये रहता है प्रश्न का फॉर्मेट, आपसे जब पूछा जाता है तो इसमें आप क्या कीजिए, बेस को पकड़िए, सबसे पहले इस बेस को उठाइए। बेस क्या है, मातृत्व स्वास्थ्य। और बेस को जब आपने उठाया तो आप देखेंगे भैया मातृत्व स्वास्थ्य जो है, गर्भ अवस्था में महिलाओं के संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को क्या बोलते हैं, मातृत्व स्वास्थ्य बोलते हैं। आपको इसके बारे में पता होगा, क्यों, क्योंकि गर्भ अवस्था के समय माता का जो है ध्यान रखना पड़ता है, महिला का पूर्ण तरीके से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, ताकि जो बच्चा पैदा होगा वो भी अच्छा ही पैदा हो। अच्छा, इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो प्रश्न में पूछी गई हैं। तो दूसरे पार्ट पे फिर उसके बाद आ जाओ। मातृत्व स्वास्थ्य की आपने परिभाषा दे दी, जितने भी आपको कार्यक्रम आते हैं, यहाँ पे बीच में ऐसा चित्रकारी बना सकते हो, या फिर यहाँ पे ऐसा गोला बना के फिर उसके बाद ऐसे लिख सकते हो। तो ये चित्रकारी का अलग से सेशन होगा जिसमें आपको सारी की सारी चित्रकारी सिखाई जाएगी, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। पहले आपको कार्यक्रम और कंटेंट डालना थोड़ा सा सीखना है, और कैसे बेस बनाना है वो सीखना है। तो देखो, जननी सुरक्षा योजना, ममता अभियान, लालिमा अभियान, अन्य कार्यक्रम, या फिर मंगल दिवस योजना, ये लिख सकते हो। देखो, मान लो आपको क्या हो रहा है, 5 मार्कर में केवल आपको कितने पॉइंट याद आ रहे हैं, आपको पॉइंट याद आ रहे हैं 4, और 2 ऐसे मरे वाले पॉइंट याद आ रहे हैं जिनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। कितनी इंफॉर्मेशन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या कर सकते हो, इन 4 को जो है मुख्य लिख सकते हो, और यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते हो, अन्य कार्यक्रम। अन्य कार्यक्रम हेडिंग डाल के आप प्रोजेक्ट मुस्कान, मां अभियान, ऐसे कार्यक्रम जो है हेडिंग डाल के लिख सकते हो। इससे क्या होता है, उत्तर प्रभावी बनता है। चलो ठीक है, इन्होंने 4 मेन बता दी, कुछ अन्य भी बता दी हैं, प्रभावी उत्तर हो गया है, इंट्रोडक्शन इन्होंने दे ही दिया है, और इस प्रकार से मातृत्व मृत्यु दर में जो है कमी आ रही है। और यही तो उद्देश्य है, यही तो उद्देश्य है ना। तो ये चीज हो गई, पहला जो है आपका 5 मार्कर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखिए दूसरा, 5 मार्कर क्या कह रहा है आपसे, दूसरा 5 मार्कर आपसे कह रहा है भैया कि महिलाओं में निम्न साक्षरता दर होने के कारण क्या है। देखो, आदि दुनिया को पता है कि महिलाओं में निम्न साक्षरता होने के कारण क्या है, बस आपको जो है वो वहां पर लिखने हैं। देखो, अलग अलग तरीके से कारण होते हैं, मेनली सामाजिक कारण जो है मुख्यतः होते हैं। बट आपको अगर जो है इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन के लिए वही मैंने आपको बेस बताया। सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेस समझो। तो क्वेश्चन का बेस क्या है, महिलाओं में निम्न साक्षरता, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। फिर उसके बाद पूछा क्या है, कारण पूछे हैं, कारण पूछे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बेस को उठाओगे, और बेस को उठाओगे, बेस क्या है भैया, महिलाओं में निम्न साक्षरता। और तो क्या लिख सकते हो, साक्षरता की डेफिनेशन लिख सकते हो, या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो महिलाओं में निम्न साक्षरता अभी वर्तमान में कितनी है। तो आपको आंकड़ा लिखना है, याद है तो आंकड़ा लिख सकते हो सीधा, 59.23% है, जबकि भारत में 65.46% है। और यहाँ पे एक लाइन खाली है, तो साक्षरता का जो है वो भी लिख सकते हो परिभाषा। क्या लिख सकते हो साक्षरता की परिभाषा, साक्षरता की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगी भैया कि 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखो 7 साल से अधिक उम्र के जितने भी वो लोग हैं, यदि वो हिंदी लिखना या पढ़ना जानते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, साक्षर बोला जाएगा। ये शिक्षा नहीं होती है, ये होती है साक्षरता। यही तो कमी है मापन की, साक्षरता ही इतनी कम है, तो सोचो शिक्षा कितनी कम होगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति अगर साक्षर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षित भी है। साक्षर होना और शिक्षित होने में बहुत अंतर है। चलिए अब देखते हैं कारण। सामाजिक कारण क्या है भैया, सामाजिक कारण वही है, बालकों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बालिकाओं की पर कम दिया जाता है। असुरक्षा का भाव है भैया, आगे चलकर इनको अगर पढ़ा देंगे, आगे चलकर ये मनमानी करने लगेंगी, है ना, या फिर ये आगे चलकर जो है दूसरे घर चली जाएंगी, वहां पे रोटी बनाएंगी, उनको पैसे देंगी, हम क्या करेंगे। तो ये असुरक्षा का भाव जो है मन में रहता है माता पिता के। महिलाओं हेतु विशेष विद्यालयों का अभाव है भैया, महिला छात्रावास की बहुत कमी देखने को मिलती है, बिरले ही महिला छात्रावास पाए जाते हैं।
विद्यालयों में महिलाओं के लिए जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए शौचालयों की, वो नहीं होती है कभी कभी। बाल विवाह सबसे मुख्य कारण है। बेचारी बच्ची को जो है बाल विवाह कर दिया जाता है उसका, उसके बाद आप देखो उसके शिक्षा ग्रहण की अवधि कितनी कम हो जाती है। 18 साल की उम्र जो है विवाह के लिए तय की गई थी, उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? सिर्फ इसलिए। इसका मेन कारण क्या है भैया? इसका मेन कारण है ताकि बाल विवाह रुके, और बाल विवाह रुकने के साथ साथ महिलाओं की जो शिक्षा है, जो साक्षरता है, उसमें वृद्धि हो। अगला, पितृसत्तात्मक समाज, इससे तो भली भांति परिचित हो। माता पिता की उपेक्षा होती है, मतलब माता पिता इतनी उपेक्षा करते हैं लड़कियों की कि लड़कियां खुद ही बोल देती हैं ठीक है मत ही पढ़ाओ, क्या कर लेंगे पढ़ के भी अब। तो ये थोड़ी समस्या होती है, लिंग भेद की समस्या। अच्छा, इसके लिए भी महिला सरकार द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये जितने भी अभियान है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि महिला साक्षरता को जो है आपको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये है भैया महिला साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए ये कारण अगर आप लिख देते हो तो 3 मार्कर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए उसके बाद आपको देखते हैं भैया कुपोषण के कारण एवं प्रभाव। तीसरा नंबर का आपका 5 मार्कर देखने को मिल रहा है। तो कुपोषण के कारण और प्रभाव, अब देखो इसमें भी आपको मैंने बेस बता दिया, आप तो ढूंढना सीख गए बेस। अगर नहीं सीखे हो तो लास्ट टाइम बता रहा हूं, किसी भी प्रश्न में बेस क्या होता है? बेस जिसके बारे में पूछा गया हो, तो ये है कुपोषण, और कुपोषण का ये है बेस। ठीक है, और पूछा क्या गया है? कारण और प्रभाव पूछे गए हैं। तो इंट्रोडक्शन में किसके बारे में लिखा जाता है? इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है बेस के बारे में। और बेस के बारे में अगर लिखें तो कुपोषण जो है बेस है, और कुपोषण की परिभाषा क्या होती है? शारीरिक व मानसिक रूप से आवश्यकता अनुरूप पोषण न मिल पाना, या फिर कुपोषित रह जाना क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया है। प्रश्न क्या पूछा है? पहले कारण पूछे हैं, फिर उसके बाद उनका प्रभाव पूछा है। तो देखो आपको जो पेज है ना उसका सदुपयोग करना सीखना है, दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग कैसे होता है भैया? दुरुपयोग ऐसे होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिख ली हेडिंग डाल दी कारण, फिर उसके बाद आपने लंबे लंबे 1 2 3 4 कारण लिख दिए, ऐसे लंबे लंबे बढ़िया पूरी लाइन भर के कारण लिख दी। ये हो गया एक प्रश्न, आधे प्रश्न का अंतर। उसके बाद प्रभाव लिखना है। अब प्रभाव की एक लाइन छूट गई, फिर 1 2 दो ही प्रभाव लिख पाए आप, क्योंकि आप तो 9 लाइन मिलेंगी ना, तो 2 ही प्रभाव लिख पाए। तो ये तो क्या हो गई? बेईमानी हो गई और पेज का दुरुपयोग हो गया। लेकिन इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे 2 तरीके से जो है यहाँ पे चित्रकारी कर सकते हैं। यहाँ पे कारण लिख दीजिए, यहाँ पे प्रभाव लिख दीजिए, आपका उत्तर प्रभावी हो जाएगा। और ऐसे ही बने बनाए मॉडल आंसर्स आपको 75 मॉडल आंसर्स मिलेंगे। बाकी संस्थानों में क्या होता है? टाइप करके दिए हुए थे, जिसके कारण क्या होता है आप उनको पेजों में सजा नहीं पाते। बट अगर आपको हाथों से लिखे लिखाए सजे सजाए मिले, वो भी ऐसे व्यक्तियों के जो इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको जो है क्या मिलेगा भैया? सफलता का जो है मार्गदर्शन अच्छे से मिल पाएगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, कारण लिख सकते हैं, प्रभाव लिख सकते हैं, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न कौन सा है भैया? तो अगला प्रश्न आपका देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब देखो ये सबसे अच्छी चीज आई है जो मुझे आपको सिखानी है। ये है कि किसी भी मिशन को या फिर किसी भी योजना को अगर आपको लिखना है, मान लीजिए आपको कोई योजना लिखने को आ जाए, या फिर मिशन लिखने को आ जाए, या अभियान लिखने को आ जाए, या फिर रणनीति या फिर नीति लिखने को आ जाए, तो आपको कैसे लिखना चाहिए? ये है, इसमें बेस नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं अपन? इसका बेस नहीं देते तो इंट्रोडक्शन दे ही सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय पोषण रणनीति और धारणीय विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया है किसको? राष्ट्रीय पोषण मिशन को। और इसकी शुरुआत जो है आपको पक्का याद होना चाहिए। देखो शुरुआत के बिना कोई काम नहीं चलता,
बिना शुरुआत के जो है, शुरुआत के बिना लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता है। तो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे शुरुआत जरूरी होती है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 2017-18 में। तो पहला पॉइंट है सब हेडिंग के रूप में, देखो सब हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपको बता दिया है। पहला पॉइंट आप डाल सकते हो शुरुआत, दूसरा आप डाल सकते हो उद्देश्य। उद्देश्य आपको मैंने बता ही दिया है, प्रत्येक योजना का उद्देश्य उसी के नाम में छिपा होता है। तो इसमें भी नाम में कोई ना कोई छिपी हुई है, वो आप याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ विकसित करनी होगी। अच्छा, इसके बाद आप उस योजना के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको लक्ष्य भी पता होना चाहिए। लक्ष्य पता होगा तो आप उस योजना में किसको लाभार्थी बना रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इसके जो है 5th पॉइंट में या फिर मेन पॉइंट में प्रावधान भी लिखना चाहिए। अच्छा, ये योजना के अनुसार थोड़ा बदलता भी रहता है, जैसे आपको मान लो लाभार्थी नहीं है किसी योजना में तो मत लिखो, लक्ष्य नहीं है मत लिखो, सीधा उद्देश्य लिखो, फिर प्रमुख प्रावधान लिख दो। प्रमुख प्रावधान जैसे आंगनवाड़ी के माध्यम से पूरक पोषण का वितरण, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रियान्वयन, संघ व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये सारे क्या हो जाएंगे भैया, इसके प्रमुख प्रावधान हो जाएंगे। तो ये चौथे नंबर का आपका 5 मार्कर हो गया। अब अगला 5 मार्कर देख लेते हैं, है ना। हम उस टाइम पे 5 मार्कर देते थे। इनमें से देखो ये 5 मार्कर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये 5 मार्कर में थोड़ा सा आपको डाउट भी जाएगा। क्या डाउट जाएगा, भैया इतना छोटा कंटेंट लिखा है, मतलब इतना कम लिखा है। कितना लिखा है, इतना कम लिखा है। और इतना कम लिखा है तो इसमें नंबर ज्यादा कैसे मिल सकते हैं, नंबर कैसे, यानी कि मार्क्स जो है वो कैसे ज्यादा मिल सकते हैं। तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, वहां पे आप गलती क्या करते हो, आप अभी राइटिंग प्रैक्टिस में गलती ये करते हो, ये कि मान लो 5 मार्कर अगर कोई क्वेश्चन है, 5 मार्कर का अगर कोई प्रश्न है, इसका मतलब क्या है कि इसमें अधिकतम आपको 50 शब्द लिखने हैं। वहां पे क्या लिखा होता है, अधिकतम 50 शब्द लिखने हैं। और आप इसको क्या समझ लेते हो, आप इसको मिनिमम सीमा समझ लेते हो। और आप ये सोचते हो कि 50 शब्द से अगर कम लिखे तो मेरे को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, 50 शब्द से अधिक ही लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सही क्या है, आपको 50 शब्द के भीतर अगर चाहे 4 लाइन में भी उत्तर आ रहा है ना। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक भैया है जिनका नाम है, नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो जेलर के रूप में, डिप्टी जेलर के रूप में पदस्थ हुए थे। तो जब उन्होंने मेंस लिखा था तो एक उसमें मेंस में प्रश्न आया था, जिस प्रश्न में उन्होंने क्या किया था, केवल और केवल 4 शब्द लिखे थे। प्रश्न पूछा गया था और केवल कोई कारण पूछे थे, उसमें उन्होंने केवल 4 शब्द लिखे थे। और उन 4 शब्द के 6 में से उनको 4 नंबर मिले थे। यकीन मानिए कि शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर आपको सटीक लिखना आता है और सटीक आपने लिखा है जो पूछा है तो आपको नंबर मिलेंगे, बाकायदा मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रश्न है, संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं, 3 संक्रामक बीमारियों के नाम लिखिए। अब इसमें 3 पूछी है, तो कोई होशियार बन के वहां पे अगर 5 लिखते तो क्या गलती होगी, यही गलती होगी कि भैया हीरो क्यों बन रहा है। हीरो बन रहे हो तो वो आपसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि वो तो सिलेक्टेड हैं और वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनके सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं है। 3 पूछिए, 3 लिखिए। और संक्रामक बीमारी क्या होती है इसकी एक परिभाषा दीजिए बेसिक सी। और 3 असंक्रामक, सॉरी संक्रामक, ये यहाँ पे काट लीजिएगा, संक्रामक। मधुमेह, सॉरी यहाँ पे असंक्रामक ही है, ये प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होगा। ये असंक्रामक बीमारियों के बारे में पूछा गया है तो ये चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मधुमेह के बारे में लिखे अपन, पक्ष पक्षघात या फिर लकवा के बारे में लिखें, और कैंसर के बारे में लिखें। तो ये आप लोग जो है लिख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला लास्ट प्रश्न होगा जो कि 11 मार्कर का होगा। इसके बारे में आपको मैं बता दूं भैया, देखो ये करंट से रिलेटेड आते हैं। क्यों करंट से रिलेटेड इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको पता है भैया कि ये जो पेपर है, सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट, यानी कि पूरा पेपर ही मान लो आप सेकंड पेपर का पूरा ही, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें जो होती हैं चेंज होती रहती हैं। यानी कि ये जो पेपर है वो गतिशील पेपर है।
गतिशील पेपर है इसका मतलब क्या है, इसमें हमेशा करंट अफेयर ऐड होता रहता है। अगर करंट अफेयर ऐड होता रहता है तो आपको क्या करना है भैया, करंट अफेयर के साथ अफेयर कर लेना है, और अगर अफेयर कर लेते हो तो आप जो है अपने आंसर्स को प्रभावी रूप से लिख सकते हो। जैसे उस टाइम जब हमने प्रश्न पूछा था तो पूछा था कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये एक प्रश्न था जिसका उत्तर आपको जो है लिखना चाहिए था। तो देखो मैंने आपको बताया था भैया कि यदि आपको प्रश्न पूछा जाए तो उसका सबसे पहले क्या ना करना चाहिए, आपको 11 मार्कर में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में स्थित यूएन की एक स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में था, और ये वैश्विक स्वास्थ्य नियमन और प्रबंधन संबंधी सर्वोच्च संस्था है। अच्छा, इस इंट्रोडक्शन को कौन से टाइप का इंट्रोडक्शन बोल देंगे, आपको मैंने कल 2 टाइप को इंट्रोडक्शन बताए थे 11 मार्कर में, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है कॉन्सेप्चुअल। तो आपने जो अभियाल देखा है वो कौन से टाइप का हो गया है, फैक्चुअल टाइप का। इस जो प्रश्न है इसमें फैक्चुअल टाइप के इंट्रोडक्शन की जरूरत थी इसलिए लिखा है। फिर इसके बाद आप ये उद्देश्य इसके जरूर लिखो। देखो इतनी बड़ी संस्था है, इसके उद्देश्य जरूर होंगे और आपको उद्देश्य लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि संस्था के बारे में अगर किसी संस्था का गठन किया जाता है ना, तो वास्तविकता में उस संस्था का गठन जो है इसीलिए किया जाता है ताकि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। संस्था जो है इसीलिए गठित की जाती है, तो ये उद्देश्य लिख सकते हो। देखो उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जो है प्रश्न को टू द पॉइंट नहीं ले जा पाते हैं, तो उसमें क्या होता है भैया, आपको थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता है, इसे बोलते हैं बेस। एक्चुअल में आपका उद्देश्य क्या होता है 11 मार्कर लिखने का, और उनका पूछने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो उद्देश्य होता है 11 मार्कर का वो होता है समझाना। समझाना किस बारे में, जो आपसे पूछा गया उसके बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की इंफॉर्मेशन जितनी आपके पास हो वो आप दे दो भैया। बेसिक से लेकर एडवांस तक की इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो, टू द पॉइंट अगर पूछा है तो टू द पॉइंट, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। लेकिन आपको टू द पॉइंट नहीं पूछा है तो आप क्या करोगे भैया, थोड़ा सा बेस बनाओगे। बेस कैसे बनाते हैं, तो बेस हमेशा पैराग्राफ में बनाना चाहिए, ये अच्छी खूबी होती है बेस बनाने की। जैसे कोविड-19 के तहत विश्व भर में स्वास्थ्य स्तर काफी प्रभावित हुआ है। अमेरिका, भारत, इटली, ब्राजील, अल्प विकसित देशों में भी सभी तरीके से इसके चपेट में आए हैं। ऐसी स्थिति में WHO की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। कई पक्षों को देखते हुए इसके कारणों पर अमेरिका आदि देशों ने सवाल भी उठाए हैं, जो इसकी आलोचना का विषय बन गए हैं। अब इसके बाद आपने बेस बना दिया भैया कि ये चर्चा में क्यों था और इसका आलोचना क्यों की जा रही है आजकल। ये सारी चीजें अगर आपने बेस बना के लिखी, फिर उसके बाद अगर आपने इसकी भूमिका लिखी, तो आप इसकी 2 तरीके से भूमिका लिखोगे। देखो कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कानून हो, सब भूमिका निभाते हैं, और भूमिका हमेशा 2 तरीके से निभाई जा सकती है। 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, एक सकारात्मक भूमिका, एक नकारात्मक भूमिका। तो सकारात्मक भूमिका जब निभाई जाती है तो उसको लिख दीजिए, और नकारात्मक भूमिका जब निभाई जाती है तो उसे आलोचना बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सकारात्मक भूमिका में ये पॉइंट लिखे, जैसे कोविड-19 के काल में पुख्ता तैयारी कार्रवाई देशों की मदद की, कोविड-19 से निपटने के लिए प्रमुख उपाय और संसाधनों की पहचान करने में मदद की इन्होंने। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसके बाद इन्होंने और सकारात्मक भूमिका क्या निभाई, तो ये चित्रकारी करके आपने और सकारात्मक भूमिका डाल दी, जैसे कि एकजुटता कार्रवाई कोष वगैरह वगैरह, महामारी से जुड़ी मिथक को खबरों का स्पष्टीकरण किया, निजी बचाव दिए या वैक्सीन से प्रोत्साहन दिया, ये सारी चीजें आप लोग जो है लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको इसकी आलोचना लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि समालोचना का मतलब क्या होता है, कभी कभी देखो आपको बोला जाता है कि ये जो शब्द होते हैं एनोटेशन शब्द या फिर प्रश्नवाचक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं, बट
इनका अर्थ अगर आप लोग लिख दो, जैसे समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समालोचना, अगर आपने समालोचना कर दी, समालोचना में क्या होता है, समान रूप से आप उसकी बढ़ाई भी करते हो और बुराई भी करते हो। तो आपने ऊपर बता दी उसकी सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक भूमिका क्या होगी, उसकी बढ़ाई हो गई, भैया हाँ ये अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, पर आप इसकी आलोचना भी करना पड़ेगी, तो ये हो गई ना समालोचना। और अगर आपने समालोचना कर दी है, यानी कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, सामने वाला आपको क्वेश्चन समझकर उसका उत्तर लिखने को बोलता है, ना कि ऐसे ही आंख बंद करके उत्तर लिखने को बोलता है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना क्या हो सकती है, तो ये सारे पॉइंट जो है आप जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये जो है इसकी आलोचना हो रही है। अच्छा, उसके बाद निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो अगर आपने निष्कर्ष पॉजिटिव नहीं लिखा इतनी बुराई करने के बाद, तो आप जो है क्या समझे जाओगे, नेगेटिव व्यू वाले समझे जाओगे। जैसे मान लो आपने कभी एस्पिरेंट देखी हो, एस्पिरेंट सबने ही देखी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, जिसने नहीं देखी हो वो जल्दी जाके टीएसपी में देख सकते हैं, द स्क्रीन पत्ती पर। ठीक है, तो नेगेटिव जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा उस जो है वेब सीरीज में या फिर सीरीज में बताया गया है, एस्पिरेंट सीरीज में, कि अभिनाश तुम पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव होकर कर क्या लोगे, अभिनाश तुम पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आप अपने उत्तर लिखते हो, क्योंकि वो अविनाश जब उत्तर लिखता था उसके उत्तर में क्या होता था, पॉजिटिविटी का अभाव होता था, पॉजिटिविटी की कमी होती थी, जिसके कारण उसके उत्तर प्रभावी नहीं होते थे। बट जब उसने समान अच्छाई की, समान बुराई की, सब कुछ किया और लास्ट में निष्कर्ष जो है प्रभावी रखा, प्रभावी मतलब पॉजिटिव रखा, नेगेटिव नहीं रखा, तो क्या हुआ, वो आईएएस बन गया। तो देखो, उक्त आलोचनाओं के बावजूद डब्ल्यूएचओ ने समय समय पर गाइडलाइन जारी करके देशों को परामर्श देकर मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप इसकी इतनी बुराई नहीं कर सकते, और किसी भी संस्था पे कीचड़ तो उछाला ही जाएगा, लेकिन उस संस्था के अच्छे पक्षों को भी ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा। ऐसा आप जो भी निष्कर्ष बनाना चाहो, अच्छी लाइंस अगर याद हो, कोई शायर वगैरह अगर आप में से हो तो वो भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा शायरी यूज नहीं करना है, नहीं तो वो धोल धमाके लेके आपके जो नंबर है वो काटा पीटी भी कर सकता है। तो नॉर्मली आप जितना यूज करना चाहो उतना यूज कर सकते हो। चलो, तो यहीं पर आप सेशन को विराम देते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। बट आपको मैं एक इंफॉर्मेशन लास्ट में दे देता हूं कि भैया जो मेंस है वो सारा का सारा आपकी राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल दमदार है तो आप मेंस आसानी से निकाल लेंगे। और इसी को, राइटिंग स्किल को अगर आपको बढ़ाना है तो आपने एक बात सुनी होगी कि देख कर सीखना चाहिए इंसान को, जो देख कर ना सीखा वो केवल जानवर है, केवल जानवर है। तो देखकर सीखने के लिए आपको 75 टेस्ट सीरीज की जो है आंसर, मॉडल आंसर आपको ऐप पर अवेलेबल हैं। आप केवल और केवल 49 रुपीज जो है पे करके इसे खरीद सकते हैं, और इसके जो है मॉडल आंसर देखकर अपने आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हैं, अपने आंसर्स को जो है बेहतर बना सकते हैं। अगला सेशन जो रहेगा वो आपका अगला सेशन जो रहेगा किसी और टेस्ट पेपर से रिलेटेड रहेगा, उससे नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। और उसके अलावा जो है एक दिन आपका चित्रकारी का सेशन भी रहेगा, जिसमें आपको विभिन्न टेस्ट पेपरों में किस प्रकार की चित्रकारी करनी है, किस क्वेश्चन में कैसे डील करनी है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप सारांश आईसीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।